Hello everyone. In my today's video, we will discuss about some numericals on integration, and this is my second lecture on integration. Previously I told you the whole theory part, and we will definitely quickly revise about it, what the integration is in very short time. Okay, so in my previous video I told you about the integration. It is basically used to sum continuous functions, and this summation is basically used to sum discontinuous functions. So let me tell you again, continuous functions are those functions which you can draw without lifting up your pen. Means for example, मैं यहाँ पे अगर कोई एक कोऑर्डिनेट बनाती हूँ x and y कोऑर्डिनेट, तो ये मैं कोई भी रैंडम कर्व ड्रॉ कर रही हूँ. सो if you want to sum up this random curve, so it is a continuous function. Basically this curve is a continuous function. ये कैसे ड्रॉ हुआ ये कर्व, ये सारा मैथमेटिकली देख सकते हैं. बट मान लो कि कोई भी ऐसा फंक्शन था जिसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इज दिस कर्व, तो आपको इस कर्व को जब सम अप करना होगा देन यू विल इंटीग्रेट. ठीक है. एंड सिमिलरली फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस. अब डिसकंटिन्यूअस कैसे, जैसे कोई ऐसा कर्व जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यू फाइंड सम डिसकंटिन्यूटी. लाइक फॉर एग्जांपल, फॉर एनी रैंडम फंक्शन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज दिस. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो ये जो वैल्यू है ये आपकी x इज इक्वल टू 1 है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. तो आपका क्या कर्व बना है, एक ऊपर को बना है एक नीचे को बना है, लेकिन ये जो पॉइंट है जहाँ पे यहाँ तक पहले कर्व जा रहा था उसके बाद यहाँ से सीधा नीचे आ गया, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका पेन आपको लिफ्ट करना पड़ेगा इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए. सो द बेसिकली द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 1. सो सच फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, राइट. तो ये समेशन और इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे आपको दिया हुआ है. ये इंटीग्रेशन के लिए साइन है, ये समेशन के लिए फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस. अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए आप लोग एग्जांपल्स क्या ले सकते हो, जैसे कि साइन एक्स, कोसाइन एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको साइन एक्स के बेस पे. ठीक है. अब साइन एक्स का कर्व मैंने वैसे तो लास्ट वीडियो में बना के दिखाया था, बट चलो हम फिर से एक बार करते हैं. तो दिस इज योर साइन फंक्शन, साइन वेव व्हाट वी कॉल इट. How can we know that this is a sine function? Look, the curve goes like this. S है ना, उल्टा S है ये. Now, this is x axis. यहाँ पे वैल्यू x है. ठीक है. आप जिस पे वैल्यूज ले रहे हो वो x है. This is your y axis which is nothing but fx, means the sine function only, right? Okay. Now, at 0, the origin means when your x is taking the value 0. Your whole curve is also at 0. The curve is basically starting from 0 and then it goes like that, right? So at particular point 0, when your x is taking the value 0, your curve is also at 0 point only. But when your x takes the value pi by 2, the whole curve goes to the highest point, which is nothing but 1. Right? We also know that sine of pi by 2 is 1. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो x है यहाँ पे हम ये वाली वैल्यूज डाल रहे हैं. ये जो x एक्सिस है यहाँ पे x वाली जो लाइन है ये बेसिकली यहाँ पे आपकी वैल्यूज चेंज करिए. तो पहले साइन 0 इज 0, ये 0 पे ही रहा कर्व. देन वी कम टू साइन पाई बाय 2, तो आपकी सीधा वैल्यू कहाँ चलेगी, 1 पे. ये सारी पहले वैल्यूज हम लोग प्लॉट करते हैं, उसके बाद ये कर्व जो है हम एक ऊपर से ड्रॉ करते हैं. ठीक है. नाउ साइन ऑफ पाई, व्हेन वी टेक पाई इट इज अगेन 0. साइन ऑफ पाई इज 0, अगेन द कर्व कम्स डाउन and it meets the x-axis, means 0. Then for 3 pi by 2 it is again -1, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम ये सारी इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, 1 and -1. जो साइन की वैल्यू होती है इन्हीं दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में आपकी लाई करती है. मैक्सिमम वैल्यू इज 1 and the lowest is -1. So for 3 pi by 2 the sine takes its value -1, and again for 2 pi it goes to 0. So this is the whole curve of sine. Now what happens if you want to sum up this whole curve? इस पूरे कर्व को आप सम करना चाहते हो तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. आप एक कर्व को कैसे सम कर सकते हो? ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो आई हैव ड्रॉन सम लाइंस. तो ये सारी ही जो लाइंस हैं इन्हें हम इंटरवल्स बोलते हैं. ये सारी इक्वली डिस्टेंट है, इक्वल इंटरवल्स हम इन्हें बोल सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी किसी कर्व को हमें इंटीग्रेट करना होता है, सम अप करना होता है, व्हाट वी डू इज वी बेसिकली मेक इंटरवल्स, सम इक्वल इंटरवल्स, राइट. इन सबके इंटरवल सेम है, मीन्स ये जो विड्थ है आपकी, ये पर्टिकुलर विड्थ ये सभी के लिए सेम है. ठीक है. यहाँ पे ड्रॉ करते टाइम फिर भी थोड़ी आपको मे बी डिफरेंट दिख रही हो वीडियो में, बट दे आर इक्वल. ओके. नाउ हमारे पास सिंपल ट्रिक क्या है कि मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल को लूं, सिर्फ एक रेक्टेंगल, मान लो ये वाला रेक्टेंगल, सिर्फ इसी पे वर्क करूं और मैं बाद में बोल दूं कि चलो हम इन सारे रेक्टेंगल्स को सम कर देते हैं. अगर आप इन सारे रेक्टेंगल्स को फाइनली सम अप कर दो 0 से लेकर पाई तक, तो आपका ये पूरा कर्व सम अप हो गया.
आपने इस कर्व को आप कैसे सम कर सकते थे? यू टुक सम इंटरवल्स, सम इक्वल इंटरवल्स, एंड व्हाट यू डिड, यू सम ऑल द इंटरवल्स. So basically you are summing the whole curve. The same thing you can do for this curve, sum all these intervals. So it means if you go from 0 to 2 pi, what will you do? You will sum all the intervals. Right? तो इस तरीके से आप पूरा ही कर्व जो है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. साइन फंक्शन में आपने समझ लिया साइन बनता है, ये कैसे कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि मैंने एक भी बार पेन नहीं उठाया है इसको बनाने में, फिर सिंपली बन गया. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? वर्क डन. ठीक है. वर्क डन इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. मान लो कोई बॉडी है, उस पर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, सम कैपिटल एफ, और वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई. ये बॉडी जो है वो थोड़ा सा आगे पहुंच चुकी है, तो ये कितना डिस्प्लेस होगी? एस. ठीक है. यहां से यहां चली गई, मान लो एस डिस्प्लेसमेंट शो की है. तो हमें वर्क डन जब निकालना होता है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉडी when we apply some force F and it shows some displacement S, so it is basically the product of these two. Now let us take that we are taking a variable force. Variable इसलिए लिया कि continuous means वो continuously change हो रहा है, variable vary कर रहा है. ठीक है. अगर मैं fix value ले लेती तो फिर तो किसी curve का कोई meaning ही नहीं बनता है. So it is a variable force, it is changing its value, right? Now अब यहाँ पे जब भी आप वर्क डन निकालना चाहते हो किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, व्हाट यू डू इज यू टेक डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे मैं एक्स ले रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड योर फोर्स ऑन वाई एक्सिस. ठीक है. तो इसका ये जो पूरा एरिया निकलता है ना इस पूरे कर्व का, द एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट योर वर्क डन ओनली. यही चीज है जो मुझे आपको इंटीग्रेशन में समझानी है कि क्या मीनिंग है कि द एरिया अंडर द कर्व, इसका क्या मीनिंग हुआ. अब देखो यहाँ पे क्या है, मुझे आपको यहाँ पे पर्पल कलर से एक कर्व दिख रहा है बना हुआ. ठीक है. ये कर्व है पूरा. अब मैं चाहती हूँ इस पूरे कर्व को मुझे एक वैल्यू चाहिए, इस W की मुझे कुछ वैल्यू चाहिए, लेकिन मेरे पास F और S की वैल्यूज अलग अलग नहीं है, दे आर नॉट डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज. मेरे को बस ये ग्राफ पता है. अब मैं इसमें कैसे निकालूं W की वैल्यू? व्हाट विल आई डू इज मैं इसको इंटरवल्स में क्या करूंगी? डिवाइड कर दूंगी. आई हैव डिवाइडेड द होल पर्टिकुलर कर्व इनटू सम इक्वल इंटरवल्स. नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने इनको इंटरवल्स में किया हुआ है, ये आपको दिख रही होंगी. ठीक है. ओके. अब मैं क्या करूंगी? सिर्फ एक इंटरवल इसमें से कंसिडर करूंगी. तो ये मैंने इंटरवल को एक नाम दे दिया है PQRS, राइट. और ये पूरा जो है, ये पूरा जो इंटरवल है वो ABCD है. ठीक है. तो मतलब जब मेरे को पूरे की बात करनी होगी तो मैं इस पूरे को कंसिडर करूंगी, ABCD को. अभी मैं फिलहाल सिर्फ एक इंटरवल की बात कर रही हूँ विच इज PQRS, राइट. एंड ये जो XA एंड XB हैं, ये क्या वैल्यूज हैं? ये A और B पे X की वैल्यूज हैं, XA एंड XB. ठीक है. आई गेस द ग्राफ इज क्लियर नाउ. What will I do? I will first of all work on this single interval, only one interval, right? The small work done from P to Q means यहां तक सिर्फ इतना सा पोर्शन में कितना काम हुआ है P से Q, बिकॉज यहाँ पे आपका जो X है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो PQ क्या हुआ? ये कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो इट इज नथिंग बट dx means small displacement. ठीक है. सो फ्रॉम P to Q इट इज नथिंग बट dx. सो दिस होल इंटरवल दिस मच इज dx. ठीक है. और यहाँ पे आपका जो ये पूरा चीज है ये आपका F के पैरेलल है, तो ये आपका F शो कर रहा है और ये चीज आपका डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, जो कि बहुत ही छोटा सा पार्ट था डिस्प्लेसमेंट का. सो आई हैव टेकन इट dx. द स्मॉल वर्क डन फ्रॉम P to Q विल बी टेकन एज dw. dw मीन स्मॉल वर्क, क्योंकि पूरा वर्क तो यहाँ से यहाँ तक होना है इन दो इंटरवल्स के बीच में, लेकिन अभी हम स्मॉल वर्क ले रहे हैं सिर्फ एक इंटरवल का. सो इट इज टेकन एज dw. तो इसमें कैसे हम ले सकते हैं? आपका प्रोडक्ट होता है ना, जो आपका वर्क डन होता है, ये प्रोडक्ट होता है F और डिस्प्लेसमेंट का. तो यहाँ पर आपका जो F है वो क्या है? ये पैरेलल लाइन विच इज नथिंग बट PS. सो इट इज PS प्रोडक्ट योर डिस्प्लेसमेंट विच इज नथिंग बट PQ. सो PS into PQ brackets you know is nothing but product only. So dw is my small work from P to Q and it is the product of PS into PQ. तो यहाँ पे आपकी PS की वैल्यू F आ गई और आपका PQ जो है इट इज नथिंग बट dx. Now what I want to do is, अभी तक तो ये जो इंटरवल्स हैं ये आप देख रहे हो कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस चीजें हैं. फिर जिस चीज को आप सम कर पा रहे हो वो डिसकॉन्टिन्यूअस चीज है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चीज के लिए तो आपको इंटरवल्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो तो कॉन्टिन्यूअस होती है. तो अभी हमने जानबूझ के, बिकॉज आप कॉन्टिन्यूअस चीज में कैसे जंप कर सकते हो जब तक आप डिसकॉन्टिन्यूअस चीजों को नहीं समझोगे. सो हम क्या करते हैं, चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड देम इनटू इंटरवल्स टू मेक इट डिसकॉन्टिन्यूअस. सो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने स्मॉल वर्क निकाला है इसी को मैं बड़े वर्क में कन्वर्ट कर दूंगी. कैसे कि अगर यही इंटरवल जो है एक
ऐसे ही मेरे सारे इंटरवल्स को अगर मैं सम कर दूं, सो द टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी मीन्स फ्रॉम ए टू बी विल बी व्हाट, द कैपिटल W मीन्स द टोटल वर्क. इट विल बी द सम ऑफ ऑल द स्मॉल वर्क्स. सो इट इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल दीज इंटरवल्स. जो भी ये सारे इंटरवल्स काम कर रहे हैं उन सभी का जो सम होगा दैट इज योर टोटल W, कैपिटल W, टोटल वर्क डन, राइट. सो कैपिटल W इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द स्मॉल वर्क्स. दिस इज वेरी क्लियर. बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे तो. ठीक है, तो इसकी मैंने वैल्यू DW की यहाँ पे पुट कर दी जो यहाँ से आई थी F.dx. अब यहाँ पे आगे बात खत्म हो गई. अभी तक आप लोगों को लग रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन तो आया ही नहीं. वो इसलिए नहीं आया बिकॉज अभी तक मैंने इसको डिसकॉन्टिन्यूस वे से सम करने की कोशिश करी है. आपकी ये जो चीजें हैं ये डिसकॉन्टिन्यूस है. दीज इंटरवल्स आर नथिंग बट डिसकॉन्टिन्यूस. तो आई हैव बेसिकली टेकन अ सम ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस पार्ट्स, दिस मच इंटरवल, एंड देन taken a sum of all these small intervals. So this will be my total work done. So it is sum of F.dx. Now what next will happen is, what if I want to make it continuous, what should I do? I should basically break this whole small interval into zero. जैसे आपको अगर याद हो तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन के टाइम पे एक टर्म समझाई थी, लिमिट. ठीक है, लिमिट टेंडिंग टू x टेंडिंग टू जीरो. वही चीज अब हम यहाँ करेंगे. यहाँ पे आप नेक्स्ट देखो, if I want to make it continuous from A to B, मैं पूरा बीच का अगर इंटरवल गायब करना चाहती हूँ, what I have to do is कि मैं ये जो छोटे छोटे dx है ना इनको जीरो कर दूं. ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही है ना, अगर ये गायब हो जाए तो फिर ये सीधा कर्व दिखेगा साफ. ठीक है, ये जो छोटी छोटी लाइंस मेरी इंटरवल्स की दिख रही है, अगर मैं इन्हें ही गायब कर दूं, मीन्स मेरी dx को ही मैं जीरो कर दूं, व्हाट विल हैपन, आपको एक सुंदर सा कॉन्टिन्यूस कर्व दिखेगा. तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई विल पुट अ लिमिट. तो यहाँ पे कैपिटल W जो है उसमें जो मेरा अभी तक ऐसे आ रहा था, कैपिटल W इज इक्वल टू समेशन ऑफ दिस होल थिंग F.dx. Here I have to put a condition before that. The condition is that I will limit my dx tending to zero. So I told you before that tending to zero is not exactly putting them zero. It is like tending to zero means you want to make it zero but you will not completely make it zero. ठीक है, आप उसको जीरो की तरफ टेंड कर रहे होते हो. तो you put this limit in front of this thing. तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरी चीज है आपकी, ये लिमिट वाली जो पूरी चीज है और ये समेशन, दिस होल थिंग बेसिकली टर्न्स इनटू इंटीग्रेशन पार्ट. तो ये आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया. F.dx आपका ऐसे ही रह जाता है और ये जो लिमिट वाली चीज है आपकी समेशन के ऊपर जो आपने लिमिट लगाई है, इट इज नथिंग बट योर इंटीग्रेशन. एंड योर इंटीग्रेशन इज फ्रॉम XA टू XB. तो यहाँ पे आपने x और xp की वैल्यू ली थी, मैंने आपको पिछले कर्व में दिखाया. ये है आपकी a की जो वैल्यू है x की XA और b पे जो वैल्यू है x की वो है XB. तो बेसिकली यू हैव इंटीग्रेटेड फ्रॉम XA टू XB, राइट. तो ये आपका इंटीग्रेशन. इफ यू रिमेम्बर डिफरेंशिएशन में आपको मैंने यही लिमिट कैसे बताई थी कि अगर आप लिमिट लगाओ किस चीज पे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x पे, फॉर डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, इट विल गेट कन्वर्टेड टू dy बाय dx. क्योंकि आपका dy बाय dx जो होता है वो कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने दिखाया था, आपको कर्व कॉन्टिन्यूस चाहिए था. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको चाहिए थी और ये आपकी एवरेज वैल्यूज देते हैं. तो मैंने लिमिट लगा दी थी इस पूरी चीज पे कि आप डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दो, यू विल गेट dy बाय dx विच विल शो योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंस्टेड ऑफ एवरेज वैल्यू. द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. यू आर बेसिकली पुटिंग अ लिमिट ऑन द समेशन, and when you put a limit on some summation you basically get a continuous function. इस पूरे मैथमेटिकल टर्म का मीनिंग सिंपली ये है कि जो समेशन आप डिसकॉन्टिन्यूस चीजों का करते हो उसको अगर आप सिंपली dx उसका जीरो को टेंड कर दोगे तो वो ये जो टुकड़ों में हल्का हल्का दिख रहा था ये पूरा कॉन्टिन्यूस कर्व दिखेगा, जस्ट लाइक दिस वन. इसकी तरह ये पूरा कॉन्टिन्यूस कर्व की तरह दिखेगा. इसलिए हमने ये लिमिट लगाई है और ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया है. अब आई गेस दिस इज वेरी क्लियर कि आपका कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया. यही था जो एक रिवीजन मैं चाहती थी आपको हो जाए. नाउ वी विल क्विकली जंप टू फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज क्या हैं इसके? Let me tell you first of all, these are not all the formulas of integration that I'm sharing here. Why so? Because अभी आपको सिर्फ वो न्यूमेरिकल्स, वो फॉर्मूलाज पता करने की जरूरत है जो आपको बेसिक इंटीग्रेशन समझाएं, जिससे आपको बेसिक अगर कहीं पे बनाया हुआ इंटीग्रेशन का साइन, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो आपको पता चल जाए यहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है, ऐसे सेम हमने डिफरेंशिएशन में किए थे, वही चीजें यहाँ पे हो रही हैं. ठीक है, गोइंग ऑन विद द फर्स्ट फॉर्मूला. द फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. अच्छा, ये बात हमने बहुत पहले डिस्कस की थी, दैट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इफ यू रिमेम्बर, तो डिफरेंशिएशन में जब भी हम x टू द पावर n का dx करते थे तो हम क्या करते थे, n को जंप कराते थे ऊपर से और ऊपर से एक माइनस कर लेते थे, इफ यू रिमेम्बर.
ठीक है, तो n को हम आगे जंप कराते थे और ऊपर से एक कम कर लेते थे वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा कि आप जब आगे जंप कराते थे तो बेसिकली वो चीज मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे इट इज नॉट गेटिंग मल्टीप्लाइड बिकॉज इट इज अ रिवर्स प्रोसेस। सो व्हाट विल हैपन, इट विल गेट डिवाइडेड। तो वहां पे एक माइनस होता था, यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा। इट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। थिंग्स विच वर गेटिंग मल्टीप्लाइड इन डिफरेंशिएशन विल बी डिवाइडेड इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, थिंग्स विच वर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड विल बी एडेड। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर। ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आप क्रैम करो, समझो, लेकिन इनको कर लो बिकॉज दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। सो एक्स टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। नाउ ये जो c है ना, इसका फंडा मैं आपको अभी बताती हूँ इन सम फ्यू मिनट्स बिकॉज ये आपका जितने भी ये फॉर्मूलाज आएंगे उन सब में सी वाला चक्कर जरूर आएगा। तो ये मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में इन फॉर्मूलाज को कवर करने के बाद कि सी क्यों आ रहा है बार बार, राइट। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx का क्या मतलब हो गया कि मान लो यहाँ पे 1 है, ठीक है, नथिंग बट 1। तो 1 को हम और कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 बिकॉज x टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1 ओनली। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, x टू द पावर 0 ऑफ dx इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया, यहाँ पे n की जगह 0 आ चुका है, तो इट इज 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 विच इज x प्लस सी। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला u प्लस बी ऑफ dx। ये तो सेम डिफरेंशिएशन की तरह, जब भी प्लस आ जाता है तो आप इनको सेपरेटली हैंडल करते हो, u को अलग इंटीग्रेट करोगे, v को अलग। सिमिलरली सी यू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स, वे सी इज ए कॉन्स्टेंट। तो हम डिफरेंशिएशन में भी क्या करते थे, सी को सेपरेट बाहर रखते थे, कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा और यू डी एक्स यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, वेयर u इज अ फंक्शन ऑफ x, तभी तो डिफरेंशिएट हो पाएगा ना, इंटीग्रेट हो पाएगा ये। ओके, नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि dx, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बताई है फर्स्ट फॉर्मूला में, दैट योर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 डाल दोगे तो आपका जो डिनोमिनेटर है विल बी 0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए यहाँ पे -1 अगर मैं डालू x टू द पावर -1 विल बी 1 अपॉन x। तो मतलब मेरे को 1 अपॉन x के फॉर्मूला पे नहीं अप्लाई होगा और सब पे हो जाएगा। तो उसके लिए इसलिए इन्होंने यहाँ पे अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। सो dx अपॉन x मीन्स x टू द पावर -1 इज नथिंग बट log e x प्लस सी। ये सारे फॉर्मूला जो एज इट इज आप क्रैम करते हो। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि इनका जो बेसिकली मैथमेटिकल प्रूफ है वो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, ये आपको सिंपली बुक्स में या एक्स्ट्रा बुक्स में इजीली मिल सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये सबसे अच्छा फंक्शन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, आप इसका इंटीग्रेशन करो, आप इसका डिफरेंशिएशन करो, इट ऑलवेज गिव्स यू द सेम आंसर। यहीं पे देख लो, आपने जब ex का इंटीग्रेशन किया आपको ex मिला, अब इस ex का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, यू विल अगेन गेट ex ओनली ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हो आपको log x मिल रहा है, जब आप log x का डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट 1/x। आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया डिफरेंशिएशन की, यू कैन चेक इट, राइट। नाउ कम्स द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब ये जो सी है देखो तभी लग रहे हैं जब तक मेरी इन इंटीग्रेशंस की इंटीग्रल के ऊपर वैल्यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटीग्रल जो है मेरे सारे, इनके ऊपर कोई वैल्यूज नहीं है। जिनके ऊपर वैल्यूज होती है वो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ, देयर आर 2 टाइप्स एक्चुअली, मैं बताती हूँ। फिलहाल आपका जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस एक्स, जबकि आपका कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे यही हुआ है, आपने ये जो बस वैल्यूज आपकी स्वैप हो गई हैं। आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स है और कॉस एक्स का क्या होता था, डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। सिमिलरली मूविंग टू द नेक्स्ट वन, साइन एन एक्स आ जाए अगर, तो ये मैंने पहले भी आपको डिफरेंशिएशन में भी बताया था कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाए तो आप क्या करते हो कि आप सिंपली इस पूरी चीज का ही डिफरेंशिएशन करते हो और सिर्फ अलग से फिर इसका करते हो। तो यहाँ पे भी यही होगा, आप पहले तो इसे एज इट इज सिर्फ साइन एक्स का सोचोगे। साइन एक्स का क्या होता है, हमने अभी देखा माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे एन है तो आप एन के साथ ही लिख दोगे। अब जब अकेले से एन एक्स का करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एन नीचे आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली डिफरेंशिएशन में इट गेट्स मल्टीप्लाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। सिमिलरली द सेम एक्चुअली स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ देम। तो सिर्फ मैंने एक ही एग्जांपल किया है, जो डिफरेंशिएशन था मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना होता साइन ऑफ 2x का, तो मैं क्या करती, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या करती, मैं करती कॉस ऑफ 2x, राइट। और फिर 2x का अलग से सोचती कि 2x का क्या होगा, सिर्फ 2, तो उस 2 को मैं आगे लिखती, मतलब मल्टीप्लाई कराती। यहाँ पे भी वही हो रहा है, आपने साइन एक्स का जब किया तो आपका आंसर तो आया माइनस ऑफ कॉस एन एक्स, और फिर एन एक्स का जब अलग से किया तो उसमें आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन में वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो डिवाइड हो गई चीज। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स,
सीकेंड स्क्वायर का, ये बहुत इजी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। क्यों? क्योंकि इसमें उल्टा ही करना होता है। आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है साइन का, इट इज नथिंग बट कॉस ऑफ tan इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स, वही चीजें उल्टी हो रही हैं। बस इसमें क्या है कि माइनस हमेशा इसी साइड लग रहा है, माइनस आप इनके अंदर नहीं लोगे, इंटीग्रल साइंस के अंदर नहीं रखोगे साइन को, माइनस साइन को आप यहीं पे रख दोगे साइन। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, अदरवाइज ये सारे एकदम उल्टे हो रहे हैं। कॉट का आंसर माइनस को सीकेंड स्क्वायर होता था डिफरेंशिएशन में, बस इंटीग्रेशन में उल्टा हो गया, को सीकेंड स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स हो गया, सेक एक्स डॉट tan एक्स का सीकेंड एक्स हो गया, ये सारे उल्टे हो गए हैं सिंपली। बस ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपके बहुत बेसिक हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, और जो मैंने एक दो इससे पहले बताए हैं ये जो कुछ हैं कुछ कॉमन फॉर्मूलाज, बस यही हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेथड मैं बताती हूँ। बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स। यहाँ पे मैं आपको आज तो एक ही मेथड बता रही हूँ, बट देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स। अगर आपको कभी जानने हो सारे तो आप 12th की बुक उठाना, देयर आर 2 मैथ्स बुक फॉर 12th स्टैंडर्ड, द सेकेंड बुक ऑफ मैथमेटिक्स एंड फर्स्ट चैप्टर, द चैप्टर नंबर 7th। तो दैट इज होल बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, एंड वहां पे कोई आपकी 10-11 exercises and every exercise has a different method. So if you really want to know all the methods, you can definitely go there. And but here we just want to know the basic integration. That is why I'm going to introduce only 2 methods. Today we will do only 1. Okay. So okay, let's go with the first method. अभी मैंने आपको C वाली बात नहीं बताई है, ये मुझे याद है और मैं बताऊंगी, right? Okay. तो substitution method first of all, where we have to substitute. अब देखते हैं, पहले करेंगे तो ही समझ आएगा। करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b dx। नाउ व्हाट विल आई डू? अभी ऐसा तो हमने कोई देखा ही नहीं फॉर्मूला। यहाँ पे आप देखो, एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई ऐसा अपॉन वाला हो, सिर्फ एक था, वो तो चलो था ही x के लिए, वो होता ही इसी के लिए log x, दैट्स इट, और तो कुछ ऐसा है नहीं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ऐसे में हम क्या करेंगे, वी विल सब्सटीट्यूट। व्हाट वी विल डू, कि यही है ना कॉम्प्लिकेटेड टर्म, इसी को कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, पुट ax प्लस b इज इक्वल टू t। कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हो, t, p, z, वॉट एवर यू लाइक। सो आई एम पुटिंग ax प्लस b इज इक्वल टू t। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का साइन लगा दूं, क्योंकि यहाँ पे ये विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ना इंटीग्रेट, तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरा एक कॉमन एक मैथमेटिकल मेथड है कि अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का साइन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। तो मैंने इस वाले टर्म को t पुट कर दिया, एंड आई हैव डिफरेंशिएटेड बोथ द साइड्स। अभी क्या बन जाएगा, यहाँ पे जरा इसको देखते हैं। आप पहले इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो a इज अ कांस्टेंट, ये तो ऐसे ही रहेगा। क्या बच जाएगा, dx बाई dx विच इज नथिंग बट 1, तो ये डॉट 1 प्लस, अब आप b का देखोगे, b इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज नथिंग बट 0, ठीक है। और ये तो dt बाई dx एज इट इज ही रह जाएगा, राइट। तो आप डिफरेंशिएट दोनों को किया है ना सेपरेटली, पहले इस टर्म को किया फिर इस टर्म को, तो आपका a जो था कांस्टेंट था तो वो बाहर ही रह गया, और अंदर क्या रह गया, dx बाई dx विच इज नथिंग बट 1। फिर आपने इस टर्म को, कांस्टेंट वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया विच इज नथिंग बट 0, एंड देन dt बाई dx रिमेन्स द सेम। तो आपके पास ये बचा क्या, a इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ पे मैं dx की वैल्यू निकाल लूंगी, सो बेसिकली dx इज इक्वल टू dt बाई a, ठीक है। आपका क्या हो गया, dx की वैल्यू dt बाई। अभी मैंने dx की वैल्यू क्यों निकाली है, बिकॉज इसको तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी सिंपली t से। इस dx का क्या करूं, इस dx को भी मुझे t के टर्म्स में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इस चीज को t में लेके जा रहे हो, कन्वर्ट करना चाह रहे हो t वेरिएबल में, तो योर dx शुड ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। सो दैट इज वाई आई हैव टेकन माई dx इज इक्वल टू dt बाई a। ये मैंने खुद कैलकुलेट किया। चलो अब इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो था वो था 1/ax प्लस b dx। अब इनकी जगह वैल्यू से पुट होंगी, हो जाएगा 1/t, और dx में हो जाएगा dt बाई a, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, a इज अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे तो अब वेरिएबल कौन रह गया, t रह गया। अब इसके लिए a कांस्टेंट है, तो a को निकालो बाहर, और अंदर क्या रह गया, dt बाई t, ठीक है। a रह गया बाहर। अब ये तो हो गया इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, नीचे वेरिएबल t है विद रिस्पेक्ट टू t dt, ठीक है। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि 1/x जो होता है
उसका अगर हमें निकालना हो, मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, dx by x इज नथिंग बट log e x प्लस सी। तो यही चीज सेम है, यहाँ पे क्या हो गया, बस dt by t हो चुका है। तो a तो मेरा यहाँ पे है, तो ब्रैकेट में क्या मैं लिख दूंगी इसकी जगह, log e t। log e x था क्योंकि तब x था पहले, अब ये t के टर्म्स में प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे आंसर तो देखो वापस इस चाहिए, तो इसका ही था ना, वो अलग बात है। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन को आई हैव टेकन t, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड इट विद t। ठीक है, बट मुझे अल्टीमेटली तो आंसर x के टर्म्स में ही चाहिए, तो व्हाट विल आई डू, आई विल अगेन सब्स्टिट्यूट t विद x। तो t मेरा जो था वो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, t मैंने यहाँ पे लिया था ax प्लस बी, तो यहाँ पे मैं t की जगह लिख दूंगी ax प्लस बी प्लस सी। दिस इज माई आंसर। ठीक है, समझ आया, वेरी वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आई हैव सिंपली सब्स्टिट्यूटेड दिस डिफिकल्ट पार्ट विद t and then I have also calculated for dx because now I need dx also in terms of t. So I have differentiated both the sides and I have taken out the value for dx and I put the values and simple it becomes very simple ना। अब आपको इस चीज का तो डायरेक्ट एक आंसर पता था 1/t वाले का, उसका नहीं पता था ना, इस चीज का हमें कोई आंसर नहीं पता था, इसका पता है, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट secant to the power 4 into tan x dx। अभी जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं वैल्यूज, हमेशा कोशिश करो कि आप कोई ऐसी वैल्यू के लिए सब्स्टिट्यूट करो जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे पड़ा हो। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि हम सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं। पुट secant x इज इक्वल टू z, लेट्स आई एम टेकिंग z, ये मेरा z है, मैं इसलिए लिख दूंगी क्योंकि 2 ना लगे वो, इसलिए मैं बीच में कट कर देती हूँ इसको। ठीक है, सो पुट secant x इज इक्वल टू z। अब ये मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया ताकि जब मैं इनको डिफरेंशिएट करूं बोथ द साइड्स, जैसे मान लो मैं बोथ द साइड्स इन्हें डिफरेंशिएट कर दूं, secant x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ z। जब मैंने इनको बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करना है तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ secant x, इट इज secant x डॉट tan x, और ये तो एज इट इज ही रहेगा dz अपॉन dx। ठीक है, अब यहां से मैं dx की वैल्यू निकालूंगी, सो dx इज नथिंग बट dz ठीक है, तो यहां पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि आपका dz कितना आ गया, secant x डॉट tan x dx, राइट। ये वैल्यू एक्चुअली मैं यूज करने वाली हूँ, क्यों, क्योंकि आपका एक secant और एक tan dx के साथ तो यहीं से आ जाएगा, एक tan यहाँ से एक secant और dx, तो ये पूरी ही टर्म आपको ऑलमोस्ट यहाँ मिल गई, बस आपके 3 secant यहाँ से रह रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपने बेसिकली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया secant x, देन यू डिफरेंशिएटेड बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज यू नीड इट विद रिस्पेक्ट टू x, you get the answer secant x dot tan x is equal to dz by dx, right? You calculate for dx or dz, and what you see is that for this whole term secant, tan and dx you are getting it for dz, so now you can easily substitute it. Now what we will do is putting the value, question क्या था, secant 4x dot tan x dx निकालना है। अब मैंने सब्स्टिट्यूट किस तरीके से किया है कि z क्यूब डॉट dz आ जाएगा। ये मेरा कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर मेरे सिर्फ 3, एक secant एक tan और dx मुझे चाहिए dz के लिए, तो यहाँ पे एक secant एक tan और dx तो मेरे को dz की जगह पे ही चले जाएंगे, सिर्फ 3 secant हैं जो बच जाएंगे, मीन्स secant क्यूब। तो यहाँ पर मेरे secant क्यूब बच गए थे, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ कि secant क्यूब डॉट secant x डॉट tan x dx। ठीक है, तो secant इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 4 को, तो क्यूब इंटू secant, तो ये पूरी चीज मेरी क्या चली गई, dz बन गई, और ये चीज को मैंने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, z क्यूब से, क्योंकि मैंने secant x को ही z लिया था, तो ये चीज आपकी आ गई। अब इस चीज को तो इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, तो आपको अब इंटीग्रेट क्या करना है, सिर्फ z क्यूब dz, विच इज वेरी सिंपल, इट इज नथिंग बट इक्वल टू, अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज दिखाए हैं उसमें से मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए n के साथ ही हो जाएगा, जब भी ऊपर n हो तो क्या करना है, n+1 डिवाइडेड बाय n+1,
तो यहाँ पे क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ना भी लगाओ तो चलेगा, z 3+1 डिवाइडेड बाय 3+1 प्लस सी, तो इट इज z4/4 प्लस सी। अब क्योंकि आपको z में नहीं छोड़ना होता आंसर, आपको वापस चाहिए x में होता है, तो जो भी z की आपने वैल्यू डाली थी, जो कि मैंने ये डाली थी सीकेंड x, तो ये आपका आंसर आ गया। इससे सिंपल क्या चाहिए होगा आपको, आपने सब्स्टिट्यूशन से इतना कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन था उसको इतने सिंपल आंसर में ब्रेक डाउन कर लिया। सो आई गेस इट्स वेरी सिंपल, राइट। अब मैं बताने वाली हूँ आपको सी का जो मिस्ट्री है। ओके, बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आपकी इंटीग्रेशन जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है इनडेफिनाइट, एक होती है डेफिनेट। अब आप सिंपली मुझे एक ग्रामर के अकॉर्डिंग बताओगे डेफिनेट का क्या मीनिंग होता है। डेफिनेट इज समथिंग जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो इंटीग्रल साइंस जिसमें वैल्यूज पता हो, जैसे मुझे 0 से 3 तक जाना है या फिर π/2 से π तक जाना है, दीज आर बेसिकली डेफिनेट वैल्यूज। इसमें क्या होता है, आपको पता होता है वैल्यू का, आपने कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है। लेकिन इनडेफिनेट होते हैं जिनमें आपको पता ही नहीं होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको ये जो फॉर्मुलाज दिखाई, ये सारे इनडेफिनेट है। अच्छा, अब बात है इसमें क्या इनडेफिनेट है, व्हाट इज द थिंग विच इज इनडेफिनेट, वैल्यूज? नो, इट इज द आंसर विच इज इनडेफिनेट। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। ये आपको समझ आ गया न्यूमेरिकल अच्छे से सारा, बीच में रोक के भी वीडियो आप अच्छे से समझ लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव। फॉर एग्जाम्पल, I take some function y is equal to x5 plus c, ठीक है। ये मैंने कोई y फंक्शन दिया है जिसकी वैल्यू मैं क्या ले रही हूँ, x5 plus c। Now suppose I have to differentiate it, so I will differentiate both the sides, dy by dx is equal to d by dx x5 plus c। मैंने x के विद रिस्पेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x है, अब तक तो समझ आ जाना चाहिए। तो dy by dx of y and dy by dx of x5 plus c। तो dy by dx की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको पहले करोगे आप डिफरेंशिएट, dy by dx ऑफ x5 को करोगे, फिर आप dy by dx ऑफ c को करोगे। सो व्हाट यू विल गेट इज dy by dx ऑफ x to the power 5। सो इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन आई टोल्ड यू दैट द नंबर at top means in the power will jump in front and there will be one less, so it will become 5x4, right? The number 5 jumps in front means it gets multiplied with this variable and there is one less number in the power, right? And what is the differentiation of a constant number? It is nothing but 0. Means the differentiation of dy by dx what you get is 5x4. अब हमें पता है that integration and differentiation आर ऑपोजिट टू ईच अदर। मीन्स जैसे कि यहाँ पे मेरा जो आंसर आया है वो क्या आया है कि जब मैंने x5 को डिफरेंशिएट किया, व्हाट आई गेट इज 5x4। इट मीन्स इफ आई अगेन इंटीग्रेट दिस थिंग आई शुड अगेन गेट x5 प्लस c। यही मतलब है इस चीज का कि अब जब मुझे x5 प्लस c को डिफरेंशिएट करने पे ये आंसर मिला है, तो अब इस चीज को इंटीग्रेट करने पे मुझे वापस ये चीज मिलनी चाहिए। लेट्स सी। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगी 5x4 को, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 5 तो बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ x4। और इसमें क्या होता है, 5 बाहर ही रहेगा। इसके लिए क्या होता है, x to the power n के लिए इट बिकम्स x4 plus 1 n plus 1 upon n plus 1 plus c. So it becomes 5 x5 upon 5 plus c. तो 5 gets cancelled and you get the answer x5 plus c. तो ठीक है, मतलब आपकी बात तो सही निकली कि जब भी आप इस चीज को डिफरेंशिएट किया ये मिला, इस चीज को वापस इंटीग्रेट किया तो ये मिल गया। ठीक है, ये तो चलो सही है, ये आपको आंसर सेम मिल गया। अब अगर मैंने ऐसा किया होता, अब चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं x5 plus c की जगह सिर्फ x5 का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आंसर आएगा। लेट्स सी। सो dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ x5। यहाँ पे क्या आएगा, x will jump and you will get this. So when you differentiated x5, you again get x54. Means जब आपने x5 plus c को किया और x5 को किया, दोनों के ही डिफरेंशिएशन पे
आपको सेम आंसर मिल रहा है, ठीक है। इट मीन्स वो क्यों हुआ, द रीजन इज कि ये जो सी होता है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो आपने इन दोनों को ही जब डिफरेंशिएट किया, जब ये दोनों ही चीजें डिफरेंशिएशन से पास हुई तो क्या होगा, आपको सेम आंसर मिला, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इज एनीवेज 0 कांस्टेंट, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. It means that I am getting two answers if I integrate this term. ठीक है, this is what is obvious. If I am getting single answer for two things while differentiating it, I should integrate it and I get the same answers. ठीक है, this is how it works. It means I am not sure about it that which answer it could be on integrating this term. So on integrating this particular term, I should get these two answers. Then only the theory of integration differentiation will get satisfied. So I am not sure which answer I am going to get. So that is why we place a constant over here. ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैंने x5 प्लस 3 को किया होता डिफरेंशिएट तब भी मुझे आंसर x5 4 ही मिलना था, क्योंकि ये तो एनीवेज इज गोइंग टू गेट 0. अगेन इफ आई वुड हैव डिफरेंशिएटेड x5 plus 2, then also I would have get the same answer. I can get the same answer 5x4. It means I'm not sure that what next should I place to x5. It can be any other constant. It can be 3, it can be 2, it can be any other constant. So for that reason we place some random constant c, because for all the constants over here we can get the same answer. This is the reason for placing c over here, right? I guess now it's very clear. If you don't understand, you can ask me in the comment section. And thank you very very much for listening to me for this much time, and if you like it, please comment, like, share, subscribe to my channel. Thank you so much.